हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आप इन्हें स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जो प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड हुआ करता था और हमीरपुर बोर्ड के अंडर जो आपका कमीशन का एग्जाम हुआ करता था, उनमें 6 या फिर 7 क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट जो है तो स्टैटिक जीके से पूछे जाते थे। साथ ही साथ हमीरपुर बोर्ड में जो अदर वैकेंसीज हुआ करती थी, अदर पोस्ट हुआ करती थी, उनमें भी 3 या फिर 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट स्टैटिक जीके से आपसे पूछे जाते थे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया एचपीआरसीए के अंडर अब जो भी वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि आपका कमीशन आ रहा है, तो 6 या फिर 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट स्टैटिक जीके से आपसे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो अदर वैकेंसीज होंगी एचपीआरसीए के अंडर, अब जो भी अदर वैकेंसीज निकाली जाएंगी, वहां पर भी आपसे 5 या फिर 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 8 यानी कि 8 वीडियोज ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। व्हाट इज द कैश प्राइज गिवन टू द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विनर? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नकद राशि दी जाती है? तो कितने रुपए की नकद राशि दी जाती है? तो वो दी जाती है 25 लाख रुपए। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बहुत से की पॉइंट्स बनते हैं, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसको हम पहले जो है तो किस नाम से पुकारा करते थे? तो इसी को पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है तो एग्जाम में पूछा गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद, इनकी यह बात जो है तो 1991 1992 की है, जब इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ये आपको पता चल गया। विश्वनाथ आनंद यह एक चेस प्लेयर हुआ करते थे और इनकी एक फेमस बुक है माइंड मास्टर, जो कि बहुत बार आपसे जो है तो पूछी गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन देखो बन सकता है, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम हमने चेंज किया और नाम हमने रखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये नाम हमने कब चेंज किया था? तो ये हमने चेंज किया था 2021 में। ये भी फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में है 15 लाख। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अर्जुन पुरस्कार के बारे में। आपसे पूछा जाता है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने लाख रुपए दिए जाते हैं या फिर कितने नकद राशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार जो भी प्राप्त करता है उसको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है, अर्जुन पुरस्कार सबसे पहली बार जो है तो कब दिए गए थे? या फिर हम कहें अर्जुन पुरस्कार सबसे पहली बार जो है तो कब स्थापित किए गए थे? डेट्स देखो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1961। तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार को स्थापित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको पता चल गया। और 15 लाख रुपए यहाँ पर नकद राशि दी जाती है, ये भी आपको फैक्ट पता चल गया। और ऑप्शन देखो डी में है 10 लाख रुपए। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। आपसे पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसको कितना नकद राशि दी जाती है? तो वो दी जाती है 10 लाख रुपए। ये भी फैक्ट देखो आपको पता चल गया। और ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, यह देखो प्लेयर को नहीं दिया जाता। तो ये किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कोच को। ये भी फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट देखो हर एक बच्चे को ध्यान में रखने हैं। और द्रोणाचार्य अवार्ड को कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1985 में। तो 3-4 पॉइंट्स देखो मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बता दिया, उसी के साथ मैंने आपको अर्जुन पुरस्कार बता दिया और साथ ही साथ मैंने आपको द्रोणाचार्य अवार्ड बता दिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये लेटेस्ट जो है तो किस किस को मिले हुए हैं? तो लेटेस्ट अगर 2025 की बात आएगी तो 2025 में यह टोटल 4 व्यक्तियों को देखो मिले हुए हैं। और ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो 2025 जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए थे, तो वो 4 व्यक्तियों को दिए गए थे। तो उन 4 व्यक्तियों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और वह कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं वो भी मैंने लिख दिया है। जैसे कि मनु भाकर हो गई, यह शूटिंग से संबंधित है, इनको
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 जो है तो मिला हुआ है। उसी के साथ डी गुकेश जो कि चेस के एक प्लेयर हैं, उनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं, उनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ जो प्रवीण कुमार हैं जो कि एक पैरा एथलीट हैं, उनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो जितने भी फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट लोकेटेड? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? क्या यह बेंगलोर में है, चेन्नई में है, इंदौर में है या फिर नागपुर में है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पहले पूछे जाते थे। अब कुछ एक हवाई अड्डे में आपको बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो यह है दिल्ली में, ये आपको पता होगा। उसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह है मुंबई में। उसी के साथ कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, ये बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में है। उसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो यह है हैदराबाद में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। उसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो यह है कोलकाता में। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो यह है चंडीगढ़ में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है गोपीनाथ बारदोली, तो गोपीनाथ बारदोली ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो यह असम में, असम के गुवाहाटी में है। ये भी आपको फैक्ट पता चल गया। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, नागपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर्ड एन एरिया ऑफ? तो सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? मैं आपको हर बार बताता था जब भी हड़प्पा सभ्यता की बात आती थी, तो मैं आपको अप्रोक्स बताता था कि अप्रोक्स ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका एरिया कितना है, तो वह है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो यहाँ पर 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के नजदीक कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो वो दिख रहा है ऑप्शन बी, 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी भी मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही ध्यान में रखना है। जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको वही ध्यान में रखना है। तो ये आपको पता चल गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। उसी के साथ हड़प्पा की बात यहाँ पर आई है, तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 1921 में की थी। हड़प्पा देखो कौन सी नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के किनारे है। उसी के साथ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसकी खोज जो है तो कब की गई थी? 1922 में की गई थी। और ये जो मोहनजोदड़ो है, यह कौन सी नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। उसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल हो गया, सबसे दक्षिणी स्थल हो गया, सबसे पूर्वी स्थल और सबसे पश्चिमी स्थल। ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, चलो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वह है मांदा, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, और यह चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो वह है आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, और यह हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो वह है दाइमाबाद, जो कि कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रवर या फिर गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी स्थल है सुतका गैंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे पड़ता है, और पड़ता कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो ये कुछ एक फैक्ट मैं आपको बार बार बताता हूँ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो ये कुछ एक फैक्ट मैं आपको बार बार देखो बताता रहता हूँ। अच्छा, एक करंट का क्वेश्चन देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? ये देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखो आपको ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? राखीगढ़ी में बन रहा है। और राखीगढ़ी कहाँ पर पाया जाता है? राखीगढ़ी कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा स्टेट में। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हरियाणा में कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? तो एक तो देखो आपको पता चल गया राखीगढ़ी, एक आपसे पूछा जाता है बनवाली, बनवाली भी आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ देखो कुछ और भी आपसे पूछे जाते हैं, एक आपसे पूछा जाता है मिताथल। तो मिताथल यह जो है तो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, जो कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। और एक आपसे देखो पूछा जाता है भिर्राना, तो भिर्राना कहाँ पर है? तो ये भी हरियाणा में है। कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिताथल कहाँ पर है
और भिराना कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में पाए जाते हैं सिंधु सभ्यता के स्थल। बाकी मैंने आपको और भी बताए, बनवाली मैंने आपको बताया, राखीगढ़ी मैंने आपको बताया जो कि हरियाणा में पाया जाता है। अब राखीगढ़ी से हमने क्या-क्या प्राप्त किया था, बनवाली से हमने क्या-क्या प्राप्त किया था, मिताथल हो गया, भिराना हो गया, यहाँ से हमको क्या-क्या वस्तुएँ प्राप्त हुई थी, ये मैं आपको हिस्ट्री वाली वीडियोज़ में बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। तो अगर आपने बिल्कुल डिटेल में इन क्वेश्चंस को देखना है, तो आप हमारी हिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द मेमोरी ऑफ। तो भारत में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो इंजीनियर्स डे हम डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाते हैं। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस हम डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाते हैं। बट मनाते कब हैं, ये देखो आपको पता होना चाहिए। तो हम मनाते हैं 15 सितंबर की तारीख को इंजीनियर्स डे। ये देखो आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, इनकी एक बुक देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, नेशन बिल्डिंग। आपसे पूछा जाता है नेशन बिल्डिंग पुस्तक जो है तो किनके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ये देखो फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। जो भी बुक्स, जितने भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, हर एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कल्पना चावला ऑप्शन ए में देकर के रखा है, कल्पना चावला। तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले आपको यही पता होना चाहिए कल्पना चावला कौन थी, तो यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अच्छा, पहली भारतीय महिला थी तो यह अंतरिक्ष में कब गई थी, तो 1997 में यह अंतरिक्ष में गई थी। इनका जन्म स्थान कहाँ का है, तो करनाल हरियाणा इनका जन्म स्थान है। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है तो एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, अंतरिक्ष में ही यह गई हुई थी और वहां पर दुर्घटना हो गई और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, डेट्स आपसे पूछी जाती हैं। तो 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये वाला फैक्ट भी देखो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी में है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। अभी हमने देखा इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन सी में है सतीश धवन। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर यह कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना 1971 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी में है एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, यहाँ पर हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस देख ही लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, वहीं पर आपसे पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, तो वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही बोला जाता है। अच्छा, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति कब से लेकर के कब तक जो है तो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो 2002 से लेकर के 2007 के बीच में यह हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। अच्छा, कौन से नंबर के यह राष्ट्रपति रहे थे, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति यह रहे हैं। ये वाला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म जो है तो कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 2015 में। और कहाँ पर हुई थी, मेघालय के शिलोंग में हुई थी। जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक की लेखिका कौन है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बहुत बार जो है तो बन चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। तो यह बुक किनके द्वारा लिखी गई है, तो यह बुक जो है तो ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये ताहिरा कश्यप खुराना ये हैं कौन, तो एक एक्टर हैं आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना की यह पत्नी है ताहिरा कश्यप खुराना। इनकी पुस्तक है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। ये पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बन चुकी है, तो संभावना है कि आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी यह बुक जो है तो बन सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आयुष्मान खुराना की पत्नी है ताहिरा कश्यप खुराना। तो क्या आयुष्मान खुराना के द्वारा भी कुछ एक पुस्तकें लिखी गई हैं, जी बिल्कुल। उनकी एक पुस्तक सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। उस पुस्तक का नाम है
क्रैकिंग द कोड। तो क्रैकिंग द कोड यह पुस्तक किनकी है? तो यह आयुष्मान खुराना की, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए में है ट्विंकल खन्ना, जो कि अक्षय कुमार की पत्नी है। इनकी देखो बहुत सी पुस्तकें हैं, लगभग 3 या फिर 4 पुस्तकें इनकी बहुत बार देखो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वो मैं आपको आगे चल कर के बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं, ऑप्शन डी में है करीना कपूर। करीना कपूर ने एक पुस्तक लिखी हुई है प्रेग्नेंसी बाइबल, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो प्रेग्नेंसी बाइबल यह करीना कपूर की पुस्तक है। कुछ और पुस्तकें मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताई हुई थी, गोल्डन गर्ल। तो गोल्डन गर्ल यह पीटी उषा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द स्मॉल वंडर यह दीपा कर्माकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक जिम्नास्ट हैं। उसी के साथ-साथ मैंने आपको बताया हुआ था एन ऑर्डिनरी लाइफ, यह नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पुस्तक है। अच्छा, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड पुस्तक जो है तो किनकी है? तो यह है प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। अच्छा, जो पिछली हमारी वीडियो थी, वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में मैरी कॉम की पुस्तकें बताई हुई थी, सानिया मिर्ज़ा की पुस्तकें बताई हुई थी। वहीं पर मैंने आपको बताया था गोल्डन गर्ल पीटी उषा के द्वारा लिखी गई है, द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैरी कॉम, मैरी कॉम ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? ये 2 पुस्तकें बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये दोनों की दोनों आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी ट्विंकल खन्ना की कुछ एक फ़ेमस पुस्तकें जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो इनकी एक फ़ेमस बुक बहुत ही बार जो है तो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मिसेज़ फनी बोन्स। ये बुक आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मिसेज़ फनी बोन्स यह ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। उसी के साथ-साथ द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद हो गई, पैजामाज़ आर फॉरगिविंग एंड वेलकम टू पैराडाइज़। 2 पुस्तकें देखो आपको ध्यान में रखनी है, एक तो मिसेज़ फनी बोन्स और एक आपको ध्यान में रखनी है वेलकम टू पैराडाइज़। यह ट्विंकल खन्ना के द्वारा जो है तो लिखी गई पुस्तकें हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी 2 पुस्तकें मैंने आपसे पूछी, मैरी कॉम की कौन-सी पुस्तक है और सानिया मिर्ज़ा की कौन-सी पुस्तक है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीसी रॉय अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या यह म्यूज़िक की फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिज़्म हो गया, मेडिसिन हो गया या फिर एनवायरनमेंट की फील्ड में दिया जाता है? तो बीसी रॉय अवार्ड जो है तो मेडिसिन यानी कि चिकित्सा की फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 3-4 फैक्ट बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो बीसी रॉय अवार्ड था, इसको कब जो है तो स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1962 में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे पहली बार किसे बीसी रॉय अवार्ड दिया गया था? तो सबसे पहली बार यह अवार्ड जो है तो संदीप मुखर्जी को दिया गया था। और कब दिया गया था? 1973 1973 में दिया गया था। जितनी भी डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम भी आपने ध्यान में रखने हैं। अच्छा, क्या हाल-फिलहाल लेटेस्ट में भी यह बीसी रॉय अवार्ड किसी को मिला हुआ है? जी हाँ, 2025 की ही बात है। 2025 में डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड यह किनको मिला हुआ है? तो यह डॉक्टर लक्ष्य मित्तल को मिला हुआ है। ये नाम देखो आपको ध्यान में रखना है, ये वाला फैक्ट भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी ही जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज लोकेटेड इन। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हर बार मैं देखो आपको बताता हूँ, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना देखो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। और कहाँ पर की गई थी, ये वाला फैक्ट मैं आपको जो है तो जोर देकर के बताता हूँ, क्योंकि इसकी स्थापना जो है तो बगदाद में की गई थी। बगदाद यानी इराक में की गई थी। अब मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपसे क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, ओपेक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी बगदाद में। बट देखो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है तो बगदाद में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूजन से ही देखो आपको बचना है। आपको पता है एग्जामिनर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जो कन्फ्यूज आपको वह करता है, उसी कन्फ्यूजन से आपको यहाँ पर बचना है। जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो आपको यहीं पर देख लेनी है, एग्जाम में आपको नहीं कन्फ्यूज होना है। बाकी कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जिनमें एक इंपॉर्टेंट है यूएन। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है यूएसए के न्यूयॉर्क में। उसी की तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी भी स्थापना 1945 1945 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। उसी तरह वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो तो 1944 में की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना देखो 1948 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
तो वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसी की तरह यूनेस्को, देखो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। उसी की तरह आपसे पूछा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की स्थापना कब की गई थी? पूरी की पूरी डेट देखो आपको ध्यान में रखनी है नाटो के बारे में। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी की तरह ये जो नाटो है, नाटो में टोटल मेंबर कंट्री कितनी है? तो नाटो में टोटल मेंबर कंट्री है 32 और लेटेस्ट की जो 32 नंबर की कंट्री है वह कौन सी है? तो वह है स्वीडन। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत बार मैं आपको बताता रहता हूँ, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।